So hey students, how are you? I hope you all are doing well. And today we're gonna discuss about the sets more in depth. Uh, Today we had discussed what the set is and how we can represent the sets. है ना? ये सारी चीजें देखा था हमने. रिप्रेजेंटेशन के दो तरीके देखे थे, है ना, रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड. ओके, तो आज हम इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना. उसको काफी डिटेल में देख लिया था, अब थोड़ी स्पीड भी अच्छा करते हैं. कल तो पहली क्लास थी, थोड़ी सी स्पीड कम थी. आज थोड़ा और बेटर करने की कोशिश करेंगे. तो आज हम शुरू करेंगे सेट्स में थोड़ा सा आगे, उससे टाइप्स ऑफ सेट्स. टाइप्स ऑफ सेट्स. देखो, सेट भी कई तरीके के होते हैं, है ना. इसके भी बहुत सारे प्रकार है, बहुत सारे टाइप्स हैं. तो सारे देखेंगे विद द एग्जांपल्स और पूरे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज आगे का बिल्डिंग बेस है ये टाइप्स ऑफ सेट्स, है ना. इसके अंदर जो भी जितने भी टाइप्स के सेट्स आएंगे वो सब पढ़ना अच्छे से है अपने को. तो टाइप्स ऑफ सेट्स, सबसे पहला सेट्स मैं इसमें लेता हूँ फाइनाइट सेट्स. फाइनाइट सेट. What set is finite set? What is the finite set? Let's see. फाइनाइट सेट मतलब नाम से पता चल रहा है आपको. फाइनाइट माने जो फाइनाइट हो, इनफाइनाइट ना हो, है ना, मतलब जिसे काउंट किया जा सके. समझ में आ रही होगी बात, नाम से पता चल रहा है आपको. तो आप क्या बोलोगे इसके? द सेट इन विच एलिमेंट्स आर काउंटेबल. यस और नो? एलिमेंट्स काउंट कर सके आप नेचुरल नंबर के द्वारा. तो आप बोल सकते हो इसको द सेट इन विच elements are countable. एलिमेंट्स आर काउंटेबल मतलब जिसे काउंट किया जा सके. वो सेट जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब जिसका कार्डिनल नंबर फाइनाइट हो, ये भी बोल सकते हो आप, है ना. तो अगर मैं कोई सी भी सेट लेता हूँ, मान लो ए, अगर एन ऑफ ए फाइनाइट आ रहा, जिसे हम फाइनाइट कर सकें, नेचुरल नंबर में बता सकें कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो हम ऐसे सेट्स को क्या बोलेंगे फाइनाइट सेट. मतलब अगर एन ऑफ ए फाइनाइट है तो इसका मतलब कि ए है, यानी एन ऑफ ए क्या बोल रहे हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट है, यानी ए के अंदर के एलिमेंट्स की संख्या. तो एन ऑफ ए अगर फाइनाइट है तो ए सेट क्या होगा आपका, ये होगा फाइनाइट सेट. इज इट क्लियर टू यू? आई होप इट इज क्लियर. वेरी सिंपल इट इज. तो बहुत आसान है ये, है ना. तो अब इसके बाद ही आता है इसका कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर इसके बाद थोड़ा सा पढ़ते हैं. एग्जांपल 1. सपोज that a is x such that x square minus 9 equals to 0. x square minus 9 is equals to 0. तो अगर ये, तो इसमें कैसे पता चलेगा कि ये फाइनाइट है या नहीं है? तो देखो पता चल सकता है आपको. x a एक सेट है इसका एलिमेंट x है, और x कहाँ से मिल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0. इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी वही हमारा इस सेट के अंदर के एलिमेंट्स होंगे. तो सॉल्व करें. एक्स स्क्वायर माइनस 9 दैट इज इक्वल्स टू 0, तो x बिकम्स प्लस माइनस 3. तो a इज हाउ मच, माइनस 3. दो ही सेट है. कार्डिनल नंबर क्या है, n ऑफ a, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स दो हैं तो 2, दैट्स वाई इट इज फाइनाइट. तो a इज फाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट नहीं है ना, काउंट कर सकते हैं इसके नंबर्स को, इसके एलिमेंट्स को. So I hope it is clear to you. Now the next is infinite set. The second one is obvious, name is indicating. What is the infinite set? नाम से पता चल रहा है, जैसा कि पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं फाइनाइट सेट को, उसी प्रकार इनफाइनाइट सेट को भी आप बोल सकते हो. क्या होगा इनफाइनाइट सेट? हाँ, इनफाइनाइट सेट मतलब जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सके ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. हाँ, तो मैं इसको बोल सकता हूँ द सेट इन विच एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल, है ना.
नॉन काउंटेबल, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। अब इसके बाद क्या होगा, इसे लिख लो आप, द सेट इन विच एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल, है ना, जिसके एलिमेंट्स को काउंट नहीं किया जा सके। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत लाइटली मैं बोल सकता हूँ इस चीज को कि एन क्या था हमारा, नेचुरल नंबर का सेट, ओके। तो एन, और देयर आर नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, कोई बता नहीं सकता कितने नेचुरल नंबर थे अभी, है ना। कैन यू प्रिडिक्ट इट, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर? नो, नोबडी कैन, बिकॉज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जाते जाओ आगे, है ना। पूरी दुनिया की धरती के पानी को बना लो इंक, और सारे पेड़ को काट के बना लो पेन, फिर भी आप नेचुरल नंबर की काउंटिंग नहीं कर सकते हो। आप कहाँ तक लिखोगे, आप लिख नहीं सकते इस चीज। तो एन, आर, डब्ल्यू, ये सारे क्या हैं, इनफाइनाइट सेट्स हैं, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू, और मैं चाहूंगा कि इसे आप पॉज करके नोट डाउन करें, और देन उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर 3 इज null set, null set, or we can say it empty sets, empty set, or we also can name it as a void, okay? null set, empty set और void set सब इसी के नाम है ना। तो नाम से पता चल रहा है empty sets मतलब जिसके अंदर कुछ ना हो, खाली फोकट का हो बस, तो क्या बोलेंगे इसे, the set of in which कार्डिनल नंबर इज जीरो। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट जिस भी सेट का जीरो हो वो क्या होगा, एम्प्टी सेट्स होगा। नाम से पता चल रहा है उसके अंदर कुछ है नहीं। कार्डिनल नंबर जीरो होने का मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर कोई सा भी एलिमेंट है नहीं। तो आप इस चीज को आप ये कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एग्जाम्पल, है ना। चलो मान लो मैंने एक सेट माना और इसे लिखा एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। Can you find any x? Can you find any x after getting a square and adding 2 to it will provide 0 to you? No, there is no such kind of x. ऐसा x मिल ही नहीं सकता जिसको स्क्वायर करने के बाद उसमें और 2 ऐड करें तो वो 0 दे दे। x स्क्वायर दे सकता है 0, लेकिन देखो अब x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। निगेटिव का भी स्क्वायर करोगे, है ना, निगेटिव का भी स्क्वायर करोगे तो भी क्या आएगा आपका, वो पॉजिटिव करेगा। फिर उसमें 2 और ऐड कर रहे हैं और बड़ा पॉजिटिव नंबर, तो 0 कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। चलो आप एक बार और करके देख सकते हो। चलो अगर आपको ऐसे नहीं लग रहा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2, इज इट पॉसिबल? नो, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा कोई एक्स मिल ही नहीं रहा है आपको, तो ए क्या होगा आपका, वाइड सेट होगा। ए के अंदर कुछ है नहीं। अगर मैं इसे रोस्टर मेथड में लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, इसके अंदर कोई एलिमेंट्स दिखाऊंगा नहीं मैं, है ना। तो और इसको एक स्पेशल नोटेशन दिया गया है, डिनोटेड बाय कैपिटल फाई या ऐसे सिर्फ करली ब्रैकेट्स। तो या तो फाई बोल दो या फिर यूं बोल दो, इनको क्या बोल लेते हैं अपन, एम्प्टी सेट्स, ठीक है। चलो अब ये बातें मुझे मैं जहां तक लगता है क्लियर होगी आपको। हाँ, चलिए अब अगला हेडिंग देंगे, इक्वल सेट्स। अगला हेडिंग क्या देंगे, इक्वल सेट्स।
अगला कौन सा नंबर, मेरे ख्याल से जो भी नंबर हो 4 बार जो भी होगा वो डाल लेंगे आप। इक्वल सेट्स, दो या दो से अधिक सेट्स इक्वल कब होंगे, है ना। इक्वल सेट्स जब भी हम इक्वल, है ना, लेस देन एंड ग्रेटर देन की बात करेंगे तो हम किसी न किसी के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे होंगे, या यूं कहो किसी न किसी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे होंगे। इक्वल मतलब किसी ना कोई एक सेट जो किसी और सेट के रेस्पेक्ट में इक्वल है या नहीं, ये चीज देख रहे होंगे हम। तो इक्वल सेट्स माने दो सेट्स तभी इक्वल होंगे जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, यानी दो या दो से अधिक सेट्स की बात होगी। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ टू सेट्स, देखेंगे टू सेट्स ए एंड बी आर said to be equal, are said to be equal if, ध्यान दीजिएगा बहुत आसान है, if every element of set A, every element of set A belongs to set B, and every element of set B belongs to, समझ में आ रही होगी बात, बिल्कुल क्लियर है। मतलब सेट ए के हर एक एलिमेंट सेट बी में भी हो और सेट बी के हर एक एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट सेट ए में हो, है ना। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं होनी चाहिए कि कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए आपको ए में जो बी में नहीं हो, तो ये इक्वल नहीं हो सकता। भले बी के सारे एलिमेंट्स ए में हो, लेकिन ए का कोई भी एलिमेंट अगर बी में नहीं हुआ तो फिर इक्वल नहीं होगा वो, है ना। वो सबसेट वाली बात होगी जो हम आगे देखेंगे। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी बिलोंग्स टू सेट ए, ओके। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर ए में कोई ऐसे सेट लेता हूं जिसमें मैंने कोई एक ये ले लिया 1 2 3 4 सपोज, एंड बी कोई सेट ले लिया मैंने 3 4 1 2, ऐसा, क्या ये दोनों इक्वल है? एनालिसिस करेंगे, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो वैसे भी इक्वल है, और एनालिसिस करेंगे 1 इसमें है, 1 इसमें भी है, 2 है, 2 इसमें भी है, 3 भी है, 4 भी है ना। ऑर्डर मैटर नहीं करता सेट के अंदर, एक चीज शायद मैं आपको बताना भूल गया हूँ, ऑर्डर मैटर नहीं करता। 4 3 2 को इधर उधर आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं एक्चुअली। तो ए 1 2 3 4, बी 3 4 1 2, इस तरीके का कोई जो भी सेट है ना, बस एलिमेंट्स देखो कि आप इक्वल है नहीं। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन बी, और इसका उल्टा भी देखना आपको, सेट बी का हर एक एलिमेंट सेट ए में है, तो हाँ है, इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी हो गया। ये दोनों सेट क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब अगर कभी भी ऐसा हुआ, और एक तो एक इक्वल का ले लिया और एक डू नॉट इक्वल का एग्जांपल ले लो, है ना। दूसरा एग्जांपल, सपोज ए इज इक्वल टू मैंने ले लिया 1 2 3 4, चलो यही ले लेते हैं। हाँ, बी ले लिया हमने 2 3 1 4 5। इट क्लियर टू यू? तो देखो यहाँ पे एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बी में तो है ना, सेट ए का हर एक एलिमेंट बी में है, दिख रहा होगा आपको, लेकिन क्या सेट बी का हर एक एलिमेंट ए में है? देखोगे तो आप पाओगे कि ऐसा नहीं है ना। तो आप क्या बोलोगे, हियर ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ, या सिंपल रीजन लिख लो ना कि कौन सा एलिमेंट नहीं है, वही लिख लो। बिकॉज देखो ए के सारे एलिमेंट तो इसमें है, लेकिन बी क्या ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो उसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, बी बिलोंग्स टू बी, सॉरी 5 बिलोंग्स टू बी, बट 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सिंपल, एक भी रीजन दिखा दिया हमने कि ये 5 जो है बी के सेट में तो है, सेट बी में तो है, बट ए में नहीं है। तो ये क्या प्रेडिक्ट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है आपको कि ये कभी भी इक्वल हो ही नहीं सकता दोनों, है ना। तो इसे पॉज करेंगे और नोट डाउन करेंगे, ओके। चलो अब नेक्स्ट शुरू करते हैं। अगला जो भी नंबर हो, फिफ्थ होगा आई थिंक सो, आप देख लेना क्या सा नंबर है। तो इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट
सेट्स। ये भी रेस्पेक्टिव कुछ टर्म्स लग रहा है, इक्विवेलेंट टाइप का, इक्वल टाइप का, कि हमेशा एक दूसरे के रेस्पेक्ट में होगा, है ना। तो दो या दो से अधिक सेट्स के बारे में बातें होंगी यहाँ पे, है ना। तो क्या होगा इक्विवेलेंट सेट्स, मतलब टू सेट्स A and B, suppose A and B are said to be equivalent, if the cardinal number of A is equals to cardinal number of B, है ना। तो क्या होगा, cardinal number of A is equals to cardinal number of B. What does it mean कि दोनों के ही अंदर वो दो सेट्स जिसके दोनों के ही अंदर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो जाए तो ऐसे सेट्स क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट्स, है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे। फॉर एन एग्जांपल लेट अस सी, एक सेट ले ली मैंने, टक 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 1 2 3 4 5, है ना, एंड द अदर सेट इज नाउ AEIOU। इज इट क्लियर टू यू, है ना। तो ये तो क्या है, ये देखो ये 5 तक के नेचुरल नंबर का सेट है, ये क्या है, वॉवेल्स का सेट है। तो अभी क्या देखना आपने को, ये नेचुरल नंबर और वॉवेल से कोई मतलब है क्या, नको बाबा नको। तो किस चीज से मतलब है रे बाबा, तो मतलब है कि सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है। ओके, इज इट क्लियर टू यू। तो क्या देखेंगे, एन ऑफ ए बाबा है 5 और एन ऑफ बी क्या है यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो 5। So n of A is going to be equals to n of B, and eventually we conclude that sets A and B are equivalent. Is it clear to you? Sets A and B are equivalent. चलो आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि सबसेट्स क्या होता है। चलो अब सेट के लैंग्वेज में मोस्ट इंपोर्टेंट अब तक जितना पढ़ा है उनमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो टॉपिक आने वाला है, या यूं बोल लो नंबर जो भी आप दे देना, 5 6 जो भी है, 6 आई थिंक सो। तो 6 ये है सबसेट, सबसेट्स नाम से पता चल रहा है ना, सबसेट ना, सबऑर्डिनेट। हाँ, अपने ऑफिस में देखते होंगे सबऑर्डिनेट, मेरे सबऑर्डिनेट जो मेरे अंडर में आते होंगे ना, ऐसे सबसेट जो सेट्स के अंदर में आता हो वो उसका सबसेट कहलाएगा ना। तो कैसे इसे डिफाइन करेंगे वो देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है, मतलब थोड़ा सा के डेफिनेशन से ही समझ जाओगे आप। देखो क्या है एक्चुअली, द सेट ए इज said to be subset of set B. The set A is said to be subset of set B if the set A is said to be subset of set B if every element of set A is element of set B. अब ध्यान देंगे, अभी हमने जब इक्वल सेट पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, two sets are said to be two sets A and B are said to be equal if every element of A is present in the set B and every element of B is present in set A। तो यहाँ पे इक्वल हो रहा था, बट यहाँ मैंने वहीं पे आपको एक बार हिंट भी करी थी कि वो केस जब इक्वल नहीं हो, ये चीज हम सबसेट में पढ़ेंगे तो ये यहाँ पे आ रहा है आपको, ये इक्वल नहीं है यहाँ पे, है ना। तो द सेट A is said to be subset of set B if every element of set A is element of set B। माने A का हर एक एलिमेंट B में तो हो, बट ये जरूरी नहीं है B का सब A में हो ही, है ना। तो फिर वो इक्वल भी बन जाएगा ना, हालांकि सबसेट तो फिर भी रहेगा वो। तो अभी क्या होगा इसमें देखो, इसे अगर मैं सेट की लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो A is अ सबसेट ऑफ, देखना लिखने का तरीका जो भी है वो, सबसेट ऑफ सेट B if x belongs to A, that implies means x must also belongs to B for all। इसको ये इंडिकेशन बताता है फॉर ऑल के लिए,
फॉर ऑल एक्स, ये आगे और पढ़ेंगे अपन, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। क्या समझ में आ रहा है? जब जब कोई एलिमेंट x a से बिलोंग करेगा, मतलब a में अगर ऐसा कोई एलिमेंट है x, तो वो x b में भी होना चाहिए। x है क्या एक्चुअली, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a में जितने भी x हैं, x आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो ये a के अंदर के सारे ही एलिमेंट्स को दिखाएगा x। तो ये इस तरीके का एक तरीका हो गया इंडिकेट करने का। आप अभी थोड़े नए हो तो आपको ऐसा लगेगा कि इस तरीके से लिखा जा रहा है, पर ज्यों हम आगे बढ़ेंगे और आंसर्स लिखना शुरू करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस का, तो हम इस चीज़ के हैबिचुएटेड हो जाएंगे, फिर हमें लगेगा नहीं कि हमने ये क्या नया कुछ कर दिया है ना। तो ये हो गया सबसेट, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी, है ना। तो ए का सबसेट हो जाएगा क्या, सॉरी बी का सबसेट ए हो गया है ना, बी का सबसेट मतलब ए जो है वो पूरे की पूरी तरीके से बी के अंदर प्रेजेंट है, सबसेट का मतलब ये हुआ, ठीक है। अब कैसे इंडिकेट करेंगे इसे, जैसे हम कह रहे हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, तो इट मस्ट बी इंडिकेटेड एज इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए इज सबसेट ऑफ बी। इस तरीके से अपन से इंडिकेट करते हैं, है ना। ऐसे इंडिकेट किया जाता है, ये लिख देने मात्र से हमें समझ जाना है कि ए बी का सबसेट है ना। और अगर सबसेट नहीं है तो सपोज, तो इसे कैसे पढ़ोगे, ए इज सबसेट ऑफ बी, रीड एज ए इज सबसेट ऑफ बी। ओके, लेट मूव फॉरवर्ड। अब इसमें अगर कोई ऐसा सेट है जो बी का सबसेट नहीं है, उसे बोलना है तो कैसे बोलेंगे, वैसे ही जैसे हम एलिमेंट के केस में बोलते थे, अगर हम बोलते थे कि बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ऐसा कुछ भी, तो हम क्या लिखते थे, एलिमेंट्स का वो जो ई वाला साइन था वो बना के काटते थे उसे, वैसे ही इसको सी वाला साइन जो है ये सबसेट वाला, ये बना के उसे क्रॉस कर देंगे। कैसे करेंगे, लेट्स सी, इफ सी इज not a subset of not a subset of not a subset of B, then 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 it must indicate it as C is not a subset of, इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। इसे पढ़ेंगे कैसे, ऐसे ही, C is not a subset of B। इज इट क्लियर टू यू? आई होप इट इज क्लियर, है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम इसमें दिखाते हैं, देखो, अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का क्या होगा, सुपर सेट। क्या होगा, सुपर सेट। कैसे बोलोगे, तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, इफ ए, देखो अब यहाँ पे मैं हर जगह सेट लिखना जरूरी नहीं कि सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, है ना, बिकॉज हम सेट के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं ना, अंडर द कंसर्न ऑफ स्टेट हैं हम यहाँ पे खड़े, तो यहाँ कैपिटल ए और कैपिटल बी लिखने का मतलब ही है कि ये सेट की बात हो रही है ना, तो ये चीज अंडरस्टूड है ना, इस चीज को मान के चलो, ठीक है। तो क्या करोगे, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, देन इफ ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, then B is superset of A, superset मतलब उससे सुपीरियर हो गया ना वो, हाँ? तो B इज अ superset of सेट ए हो गया, और इसे इंडिकेट ऐसे करेंगे B, और इसी को पलट दो ऐसे, superset of A। कई जगह पे आपको इस तरीके के दिख जाए तो घबराना नहीं है, खासकर आईटी तो बहुत खिलवाड़ करते रहता है बच्चों के साथ, कुछ भी इस तरीके का आपको उसमें दिख जाएगा, है ना। कुछ ऐसे लैंग्वेजेस यूज करता है, जो क्वेश्चन तो सिंपल रहता है, आईटी वगैरह में आप देखते हो, या इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जब उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हो तो आपको लगता है कि अरे ये तो मैं भी कर सकता था, बट जब एग्जाम में बैठे रहे होते हो तो फिर उस समय नहीं कर पाते हो। क्यों, रीजन ये है कि वो लैंग्वेज कई बार लैंग्वेज में उलझ जाता है ना, कैसे ऐसे टर्म्स का यूज करता है, तो इसे हमें कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं ना, तो उसके जितने भी सिनोनिम्स वगैरह हैं वो सब हमें याद होना चाहिए ना। इससे क्या हो जाएगा कि हमारे अगर वो कुछ अलग भी टर्म्स यूज करता है उस चीज़ को शो करने के लिए,
तो वो टर्म्स हमें उसमें प्रॉब्लम ना हो और हम उस चीज़ को समझ पाएँ कि क्वेश्चन में एक्चुअली क्या आस्किंग है ना। तो ये चीज़ है। अब इसे नोट डाउन कर लेंगे आप। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते जाएंगे, उसमें तो कुछ करना है नहीं। तो एग्जांपल क्या कहता है देखो, सपोज ए मैंने माना कोई सेट 1 2 3 4 एंड बी ही मैंने कोई सेट मान लिया 2 3 1 4 ना 1 2 3 5 6 इस तरीके का कुछ है ना। तो देख रहे हो आप एवरी एलिमेंट ऑफ बी ए इज इन सेट बी। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये करेक्ट है, पर क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या बी इज सबसेट ऑफ सेट है ना, नहीं लिख सकते, क्योंकि बी में ऐसा है 5 और 6 जो इसमें है नहीं, है ना। तो क्या बोल सकते हो आप, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, है ना। ए इज सबसेट ऑफ बी बट बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये एक एग्जांपल्स हो गया, है ना। कुछ इस तरीके का और भी जितने मर्जी आप एग्जांपल ले सकते हो, क्योंकि सेट है, आप एलिमेंट्स अपने हिसाब से रख लो और एग्जांपल जो कुछ भी बनाना हो आप बना सकते हो, है ना। क्वेश्चंस वगैरह भी देखें तो उसमें ज़्यादा कुछ समझ आएगा। अब इसे मिटाऊं, इसके भी थोड़ा सा मैं एक चीज क्लियर करूं, इसके भी दो पार्ट्स होते हैं ना। समझने की कोशिश करेंगे, है ना। इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्रॉपर सबसेट, इस पर क्वेश्चन बनता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, और खासकर इंडियन ए में तो खूब क्वेश्चन बनाते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, सबसेट ए इफ इट हैज 9 एलिमेंट्स और 3 एलिमेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं वहाँ। तो अभी आगे उस चीज का फायदा होगा। प्रॉपर सबसेट क्या होता है ना, तो देखो प्रॉपर सबसेट उसे बोलेंगे, अब एक एग्जांपल से समझते हैं थोड़ा, है ना। जैसे मान लो मैं कोई एक सेट लिया ऐसा 1 2 3, ओके, और सेट बी ऐसा लिया मैंने 1 2 3 4। तो देखो ए का एवरी एलिमेंट बी में तो है अवेलेबल, ऑब्वियस है। ए का एवरी एलिमेंट इज प्रेजेंट इन बी, तो ए सबसेट बी ऐसे लिखते हैं अपन, है ना। ए सबसेट ऑफ बी, लेकिन बी का एक ऐसा एलिमेंट है 4 जो ए में नहीं है, समझ आ रही बात। बी का एक ऐसा एलिमेंट है 4 जो ए में है नहीं, तो इस समय क्या करेंगे हम इसे, ये तो हो गया। तो ऐसे केस में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट बी में होना चाहिए जो ए में ना हो, तो ही वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। मतलब इसको हमेशा सुपीरियर बने रहना जरूरी है ना। ऐसा नहीं कि सारे एलिमेंट इसके इसमें आ जाए और इसके सारे एलिमेंट्स के अंदर आ जाए। तो अभी यहाँ पे ये क्या है, अभी इस केस में ये क्या है, प्रॉपर सबसेट्स है। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, है ना। आई बात समझ में। पर ऐसा कोई होता, सपोज मैं सी एक ऐसा लेता हूँ 1 2 3 4, हाँ चलो ठीक है यही। तो अब देखो सी के हर एक एलिमेंट्स बी में है और बी के भी हर एक एलिमेंट सी में है। बी में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो सी में ना हो, है ना। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि सी इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सी, दोनों ही ट्रू है। ये प्रॉपर सबसेट नहीं हुआ है ना। अगर मैं कहता हूँ कि सी बी का प्रॉपर सबसेट है तो मैं गलत हूँ, है ना। आई बात समझ में, क्योंकि ये प्रॉपर सबसेट नहीं हुआ, बिकॉज every element of C is also in B and every element of B is also in C. So these two sets, या फिर यूं कहो कि C is not a proper subset of B और इधर B is not a proper subset of C। तो आप क्या बोलोगे, C is not a proper subset of B, या B is not a proper subset of A, ये भी लिख सकते हो। क्योंकि हर एक एलिमेंट्स है ना, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट्स होना चाहिए जो सुपर सेट है ना, उसके अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि सबसेट के अंदर ना हो। सुपर सेट के अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो सबसेट के अंदर ना हो, देन ओनली वी कैन से इट एज व्हाट, प्रॉपर सबसेट है। तो प्रॉपर सबसेट को अभी जो हम दिखा रहे थे ऐसे ही दिखाते हैं वैसे ना,
ऐसे इंडिकेट किया जाता है। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? अब यहाँ पे देखो, जैसे C इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, तो यही हो गया तुम्हारा, इसी को आप ऐसे इंडिकेट कर सकते हो। तो इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है, बिकॉज बहुत सारे बुक्स में अलग तरीके से यूज किया हो, तो आप देख सकते हो उस तरीके से अपने आप को सिमुलेट करना पड़ेगा, है ना, कि कौन से बुक में किस तरीके का प्रॉपर सबसेट किसे बोल रहा है। आप रैंडमली कई बार देखोगे सबसेट को यही वाला साइन दिया रहता है, तो उसे आप प्रॉपर लोगे या इम्प्रॉपर लोगे, है ना, तो वो देखना पड़ेगा आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू कि कैसा, वो धीरे धीरे आप हैंड ऑन हो जाओगे इसके थ्रू, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब इस प्रॉपर सबसेट का सपोज मेरे को डिफिनेशन लिखना है, तो कैसे लिखूंगा? उसके बाद हम प्रॉपर सबसेट पे आएंगे। अगर प्रॉपर सबसेट का डिफिनेशन लिखना हो तो मैं लिखूंगा सेट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी if every element of set A is present in set B, but vice versa is not true. Every element of set A is present in set B, but every element of set B is not present in set A. ऐसा कर सकते हैं हम इसे, ना, vice versa is not true, इसका उल्टा सच नहीं है, तो ही जाके वो क्या हो जाएगा आपका इम्प्रॉपर, सॉरी, वो प्रॉपर सबसेट होगा। आप यहाँ पे देख चुके हो, जैसे आप ए में था 1 2 3 और बी में 1 2 3 4, 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में था ही नहीं, 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए के अंदर था ही नहीं, तो आप यहाँ क्या बोल सकते हो? आप यहाँ यही बोल सकते हो कि ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है ना, और बी सुपर सेट बना रहेगा क्योंकि बी के पास ऐसा 4 है एज एन एलिमेंट जो ए में है नहीं। चलो अब इसे पॉज करके लिखो, फिर इम्प्रॉपर सबसेट शुरू करेंगे हम। चलिए, अब समझ गए होंगे आप कि इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है ना, इम्प्रॉपर सबसेट। तो देखो बस वही, अब इसमें कुछ समझने वाला है नहीं, सब समझा चुका हूं, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। सेट ए इज said to be improper subset of set B, improper subset of set B if every element of set A is present in set B and vice versa is also true। माने आप इसको और फैला के चाहो तो लिख सकते हो, every element of set A is present in set B and every element of set B is also present in set A। मैंने सीधा लिख दिया कि vice versa is also true, तो इस चीज को अंडरस्टूड करना कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। ओके, तो आप इस चीज को लिख सकते हो ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहूँ तो इसे लिख सकता हूँ, बहुत ही इजी एग्जाम्पल एक ले लेते हैं ना। सपोज ए इज इक्वल्स टू ए बी, बहुत हो गया 1 2 3 ए बी सी डी, है ना, और सेट बी इज इक्वल्स टू बी ए बी सी, ऐसा कुछ ले लिया हमने। मैं इसको आगे पीछे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप हैबिचुएटेड हो जाएं ये चीज जानने के कि कोई भी सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप एलिमेंट्स को आगे पीछे लिख रहे हो, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो ये दोनों बस सेट दिखे अलग अलग, इस वजह से मैंने भले ही इसको ये कर दिया, बाकी देखने में ये सेट दोनों ही सेम ही हैं। तो अभी ये क्या कहलाओगे आप यहाँ पे, एज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, है ना। सबसेट तो फिर भी रहेगा वो, है ना, तो जहां तक सिर्फ सबसेट्स की बात होगी तो वो सबसेट तो ए बी का है, बी ए का ही है ना। देखो ना, ए का हर एक एलिमेंट बी में है और बी का प्रत्येक एलिमेंट भी ए में है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड सिमिलरली बी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए। हाँ, और भले ही इम्प्रॉपर है, बस दोनों ही आपस में एक दूसरे के सबसेट हैं।
है ना, तो ऐसा बोल सकते हैं, है ना। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। एक बहुत ही ज्यादा मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलने वाला हूं, आपको हिंट दे सकता हूं, इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैं इसे हॉट मार्क कर रहा हूं कि अगर हम किसी दो सेट्स को इक्वल प्रूव कराने की कोशिश करें, है ना, जब हम आगे बढ़ेंगे और एप्लीकेशन देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, तो बहुत ही काम का है ये। दो सेट आप देख रहे हो ना, ये दोनों सेट इक्वल ही तो है, इक्वल है नहीं है, देखो ना, कार्डिनल नंबर भी सेम है और सारे एलिमेंट्स भी सेम है। तो अगर कोई सेट एक दूसरे सेट का इम्प्रॉपर सबसेट है, माने वो दोनों ही सेट क्या है, इक्वल है। अगर कोई सेट, ध्यान से सुनना, अगर कोई सेट किसी सेट का इम्प्रॉपर सबसेट है, माने वो सेट क्या है, दोनों सेट्स क्या है, इक्वल है। तो अभी आप यहाँ पे क्या समझ रहे हो कि जब कभी भी whenever we need to prove two sets are equal with each other, whenever, जब भी आगे हमको कभी भी प्रूव करना हुआ, whenever we need to prove two sets are equal, then we have to prove, मान लो सेट्स A and B है, we have to prove A is a subset of B and B is a subset of A, ऐसा प्रूव कर दो फिर इक्वल प्रूव हो जाएगा वो। तो आप यहाँ पे क्या कहलाओगे, इससे एक कंक्लूजन निकला, इवेंचुअली अपन हम क्या है, एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि whenever we need to prove या we need to show two sets A and B are equal, then we will prove A is a subset of B and B is a subset of A। हम ये प्रूव करने वाले हैं वहां पर। जब कभी भी हमें दो सेट्स को LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना होगा, है ना, बोर्ड के क्वेश्चन, बोर्ड तो नहीं बोल सकते, मतलब स्कूल के क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा ये, तो हम ये प्रूव करेंगे कि A इज अ सबसेट ऑफ, ए क्या है, B का सबसेट है और B क्या है, A का सबसेट है, ये प्रूव कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि A और B क्या है, आपस में इक्वल है। और इस चीज को मैं आपको वहां पे इंडिकेट भी करूंगा, जब हम पढ़ेंगे वहां पे आगे बढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि वहां पे जब कभी भी हमें इक्वल करना होगा, तो मैं वहां पे आपको इसको रिकॉल कराऊंगा कि मैंने क्या बोला था इस टाइम जब मैं सबसेट पढ़ा रहा था, है ना। चलो, अब ये तो हो गया टाइप्स। चलिए अभी से मैं मिटा रहा हूं। अब मैं एक चीज बोल सकता हूं आपको, है ना, धूमधाम से, कि थोड़ा बहुत तो आप इस सफर में थोड़ा आगे निकल चुके हैं कि आप क्वेश्चन कर सको, है ना। तो धूमधाम से आप PDF डाउनलोड करो और बड़े आराम से करो, है ना। और PDF को डाउनलोड करो यार, क्वेश्चन पूछो यार। क्वेश्चन जब तक नहीं आस्क करोगे ना, मजा नहीं आता है। क्वेश्चन आस्क करो, डाउट क्रिएट करो, पूछो सर यार कैसे हुआ, वैसे हुआ, डिस्कशन लगना चाहिए मेरे को, है ना, कि हम कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ डिस्कशन चल रहा है हमारे अंदर। चलो जो भी है जैसा है देखते हैं, और सुधार करेंगे इसमें। चलिए अब मैं एक और बात बोल सकता हूँ, इसमें थोड़ा गाइड करूंगा, और कि एवरी सेट जो भी हमने पढ़ा उस पे मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट खुद का सबसेट होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अरे खुद, अब सबसेट क्या है, डेफिनेशन क्या है, कि उसके सारे एलिमेंट्स उस जो जिसका सबसेट है उसमें अवेलेबल होना चाहिए। तो हर एक सेट, कोई एक सेट पकड़ लो, ये 1 2 3 4 है, ठीक है, तो 1 2 3 4 के जो भी एलिमेंट्स हैं खुद में तो अवेलेबल है ही ना। तो हर एक सेट जो है, प्रत्येक सेट, एवरी सेट खुद का तो सबसेट होएगा ही। चलो, साथ ही एम्प्टी सेट्स या नल सेट मतलब फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। फाई जो होगा, एम्प्टी सेट जो है, वो हर एक सेट का सबसेट होगा, या मानो या ना मानो, ट्रूथ है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। तो फाई क्या होगा, एवरी सेट का
सबसेट होगा, इस चीज को हमें एडमिट करना पड़ेगा। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो ये सबसेट के बारे में और क्या बता सकता हूँ मैं। चलो कोई नहीं, हो गया अपना काम। अब आगे बढ़ते हैं, हम लिखते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स, मजा आने वाला है इसमें। किसी भी सेट को बारे सेट दे देगा आपको, या सेट नहीं भी देगा तो बोल देगा कि उसके अंदर इतने एलिमेंट्स हैं, और आपको बोलेगा कि उसके कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, ये बना के लिख दो। समझ में आ रही बात? तो इसको कैसे डील करेंगे वो चीज है अपने यहाँ पे। नंबर ऑफ सबसेट्स के बारे में हम देख रहे हैं यहाँ पे ना, और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो चलो मान लो कि एग्जांपल लेता हूँ कि कोई सेट ले लो ए, जिसके अंदर 1 है, 2 है, 3 है। इसके मेरे को सबसेट बनाने हैं मुझे, तो कितने सारे सबसेट बना सकता हूँ, ये जितने ज़्यादा से ज़्यादा सबसेट बना सकता हूँ वो चीज़ मेरे को बनानी है। एक एक कितने सबसेट बन सकते हैं, चलो आइडिया लेते हैं ना। एक तो हमने अभी भी पढ़ा कि नल सेट जो है, एम्प्टी सेट्स यानी फाई, वो हर एक सेट का सबसेट होता है। तो या तो फाई से इंडिकेट कर दो, या फिर ये एम्प्टी ब्रैकेट्स जो होते हैं ना, ये भी नल सेट को इंडिकेट करते हैं। हम आज ही देखा हमने। और इसके बाद एक एक कर का ले लो, एक एक एलिमेंट ले लिया तो ये भी तो इसका सबसेट हो गया। देखो ना, इसका जो भी एलिमेंट है इसमें है ना, तो एक एक करके ले लो। 1, सिमिलरली 2, सिमिलरली 3, ठीक है। अब दो दो करके ले लो, 1, 2, 2, 3, 3, 1। अब क्या कोई ऐसा है बहादुर इंसान, महान, जो इसको 1, 3 भी लिख दे यहाँ पे? हाँ, बहुत सारे पाए जाते हैं ऐसे जंतु। तो वो क्या होता है ना, वो भटकने वाले होते हैं, फिर वो भटकते रहेंगे जिंदगी भर। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं बोल चुका हूँ कि अगर 3, 1 लिखा तो फिर 1, 3 लिखने का कोई मतलब है नहीं, बिकॉज ऑर्डर डजंट मैटर वेन एवर वी डिस्कस अबाउट द सेट्स। ये ऑर्डर पेयर नहीं है जिसमें ऑर्डर मैटर करेगा, ये सेट है ना, जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को दिखाता है ना। जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ ये करली ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3, तो ये तीन अलग अलग नंबर्स को दिखा रहा है, 1, 2, 3। इसको कोई मतलब नहीं है बाकी अलग और है या नहीं है ना। तो ये इस तरीके से जब हमने 3, 1 लिख दिया तो 1, 3 लिखने की जरूरत है नहीं एक्चुअली। तो ये हो गया। हाँ, तो अब इसके बाद तो लास्ट बचता है, तीनों को ले लो एक साथ, 1, 2, 3। तो कितने बने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, 8 टोटल सबसेट बने इसके। आई होगी बात समझ में आपको? 8 टोटल सबसेट किसके बन गया है? इसके सबसेट बन गया है। चलो, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 3। तो जब n ऑफ a था 3, n ऑफ a कितना था? 3, तो सबसेट्स कितने बने? 8। और जब, तो इसी प्रकार हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, है ना, फिर एक रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। चलो अगर मैं a ले लूं, सपोज ये पहला एग्जांपल, ये दूसरा। अगर मैं a ले लूं सपोज 1, 2, इसके कितने सबसेट बनेंगे? तो सिंपल, एक तो एम्प्टी सेट्स 1, 2 एंड 1, 2, 1 ओके। तो कितने बने? 4। तो जब n ऑफ a था कितना? 2, तो सबसेट्स कितने बने इसके? अरे आप एन ऑफ ए समझ रहे हो ना, कार्डिनल नंबर ऑफ ए, मतलब ए के अंदर कितने एलिमेंट्स, इसके अंदर 2 है तो 2 लिख दिया हमने। तो सबसेट्स कितने बने? 4। ओहो, थोड़ा सा रिलेशन पता चल रहा है मेरे को। जब 3 था तो सबसेट 8, 2 है तो सबसेट 4, है ना। 2 का पावर 3 8 होता है ना। 2 का पावर 2 4 होता है। वैसे ही जब 4 होगा तो आप लेके देखना, सबसेट आएगा 16। होमवर्क है, 4 तक लो और उसका सारे सबसेट बना के दिखाओ मेरे को, है ना। तो वो चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ से फाइनली इवेंचुअली हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे। हमने एक कंक्लूजन बना लिया
कि इफ एन ऑफ ए के अंदर अगर सेट है एन ना, एम ले लो, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, स्मॉल एम, देन नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, देन नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू टू दी पावर एम। माने जब भी आप पढ़ोगे अब आपको ये सारी चीजें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब कभी भी खाली नंबर ऑफ सबसेट्स बताना होगा तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि कितने सबसेट्स बनेंगे, है ना। कभी भी आपको इतना कुछ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, है ना, कि वो सारे सबसेट, हाँ अगर उसने बोला है क्वेश्चन में कि सारे सेट बना के ही दिखाओ, फिर तो हमारे पास कोई रास्ता बचता ही नहीं है, फिर हमें करना ही पड़ेगा वो चीज़। ठीक है, चलो तो अब ये चीज़ जो हमने देखा, ये जो हमने इवेंचुअली जो एक कंक्लूजन निकाला हमने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अपन लिख लेंगे, इसे मिटा दूं। चलिए अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, इसका एक और तरीका होता है ना करने का। जैसे मान लो कि ए में एन सेट है, तो एन में से हमने एक लिया, एक लेके बना ले NC1। जो आप पहले तो पढ़ोगे बाइनोमियल में, फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी देखने मिलेगा NC1 NC2 प्लस NC3, और लास्ट में सारा का सारा लेके हमने यहाँ बना लिया 2 की पावर n, ये आता है। ये सीरीज जो है ये मैं आपको याद दिलाऊंगा कब, जब हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहे होंगे या बाइनोमियल पढ़ रहे होंगे, बाइनोमियल में भी एक बार देखेंगे, तो उस समय मैं बताऊंगा कि कैसे, हाँ ये एक्चुअली अरेंजमेंट दिखाता है, n एलिमेंट्स है सपोज, है ना। मान लो हमारे अंदर अरेंजमेंट में बोल रहा हूँ, सिलेक्शन दिखाता है। मान लो हमारे पास हमारे सेट ए में n एलिमेंट्स है, तो हमने पहला सेट बनाया क्या, कैसे, उस n एलिमेंट्स से एक एलिमेंट्स निकाल लिया NC1, फिर अगले में n एलिमेंट्स में से 2 सेट निकाल के बना सकते हैं, या n एलिमेंट्स में से 3 सेट लेके बना सकते हैं, या अब या बोल रहे हैं, और बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, या मतलब इंग्लिश वाला और, तो या के लिए प्लस यूज होता है। ये सब क्या होता है, ये कंक्लूजन वहां देखेंगे, अभी इसमें दिमाग खपाने की जरूरत है नहीं, तो इसे रहने देते हैं ना, क्योंकि अभी आप वी आर नॉट वेल इक्विप्ड ना टू डिस्कस दिस, ओके। तो इतना हमारे पास अभी हमारे पास उतना टूल्स नहीं है इन सब चीज़ों को हम डिस्कस तक कर सकें, है ना। तो अभी बस ये हमें एक पैटर्न से पता कर लिया कि हमारे ए सेट के अंदर अगर 3 एलिमेंट्स था तो उसका पूरा का पूरा सबसेट लिख दिया हमने, कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, इतने सारे, तो 3 है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 8 है। जब ए के अंदर 2 थे तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट 4 है। तो इसे हमने एक कंक्लूजन निकाला कि क्यों ना देखा जाए 2 के पावर 3 इक्वल टू 8 होता है ना, 2 के पावर 2 इक्वल टू 4 होता है ना, आलसी होते हैं हम बहुत ज्यादा, तो हर चीज का एक शॉर्टकट ढूंढते हैं, तो इसलिए ये ढूंढ लिया हमने। तो इसे फाइनली कंक्लूजन इवेंचुअली क्या निकल के आया, इफ n ऑफ a इज इक्वल टू m, देन नंबर ऑफ सेट्स सबसेट्स आर 2 की पावर m, है ना। इस तरीके से हम समझ सकते हैं, 4 पे भी 5 पे भी जितना भी जो कुछ भी आए, तो आप इस तरीके से आप इसे कंक्लूड कर सकते हो। चलो अब इसी में क्वेश्चन कई बार ये आ जाता है ना, आई होप आप इसे लिख चुके होंगे। ये 2 की पावर m तो हो गया। चलो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, इसे मिटा देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे आ जाएगा अपना। हाँ। अगर मेरे से किसी ने पूछा कि नंबर ऑफ सॉरी इफ n ऑफ a इज इक्वल्स टू m, तो इसमें पहले डिस्कस कर लेते हैं। मान लो कि a में कितने एलिमेंट्स है, 3, 1 2 3, और अगर मेरे से किसी ने पूछा कि इसके प्रॉपर सबसेट्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, तो आप बताओ इतने सारे सबसेट्स में इसका इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा है। मैंने बताया था कि इम्प्रॉपर सबसेट तब होगा जब वो सबसेट्स जिसके अंदर का सारा एलिमेंट, जिसका वो सबसेट है, सुपर सेट में भी और सुपर सेट का भी सारा एलिमेंट सबसेट्स में हो, तो वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। तो ये देख लो, ये है 1 2 3, तो इस एक सबसेट ये आया है 1 2 3, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा सबसेट मिलेगा इसका जब हम बनाएंगे, तो कि जिसमें ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे ना। तो ये देखो, इसका जो इम्प्रॉपर सबसेट होगा वो ये रहा। तो अगर मेरे से ये पूछता है इस केस में, बताओ इस पहले वाले केस में कि नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स कितने हो जाएंगे, तो आप क्या बोल के देख के बोल सकते हो, यहाँ से इसमें से एक घटा दो, क्योंकि एक जो ये पूरा का पूरा वही वाला सेट सबसेट बन के आ रहा था ना, इसको घटा देंगे तो जो भी बचेगा वो सारे प्रॉपर सबसेट ही बोलेंगे। देखो इसे मान लो हटा दिया, तो इसके बाद जितने भी सबसेट बचे ये सारे इसके प्रॉपर सबसेट हो, ऐसा नो, देखो ना। अगर मान लो 2 3 लिया, तो 2 3 इसका सबसेट है, बिल्कुल 2 3 इसका सबसेट है, तो इसमें एक एलिमेंट है 1 जो इसमें है नहीं, तो मतलब ये प्रॉपर सबसेट हो गया उसका, कौन, ये इसका, ये भी हो गया। लेकिन ये थोड़ी ना हुआ, ये इसका प्रॉपर सबसेट हुआ क्या, नहीं हुआ। इस तरीके से हमने क्या कंक्लूड किया यहाँ पे, कि जब भी कभी भी हमें
खाली प्रूफ नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, कई बच्चे गलती करके आ जाते हैं ये वाला फॉर्मूला लगा के, ऐसा नहीं है ना। तो जब भी कभी भी नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पूछे तो हम क्या करेंगे उसे, उसमें से जो भी हमारा नंबर ऑफ सबसेट है उसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा। तो मान लो सपोज n ऑफ a इक्वल टू m, देन नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 की पावर m, तो क्या हो गया आपका 2 की पावर इज m इज और व्हाट वी कैन से टोटल नंबर ऑफ सेट्स, और इसमें से क्या करेंगे एक माइनस कर देंगे, कौन सा इम्प्रोपर वाला, तो बच जाएगा हमारा प्रॉपर सबसेट। नंबर ऑफ इम्प्रोपर सबसेट ही पूछ ले तो वो 1 होता है, जाहिर सी बात है किसी भी सेट का इम्प्रोपर सबसेट कितना होगा, 1 ही होगा। एक ही ऐसा सबसेट मिलेगा जिसमें सारे एलिमेंट उसके उसके अंदर हो और इसका सारा एलिमेंट वही हो, यानी खुद वही सेट होगा, है ना। अगर नंबर ऑफ इम्प्रोपर सबसेट ही पूछ ले तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आज यही रोकते हैं, फिर आप सबसेट तक के क्वेश्चंस को कर पाएंगे, है ना। आप जो भी मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया है, डाउनलोड दो दैट पीडीएफ एंड सॉल्व द क्वेश्चंस, at least attempt, okay ना, और ask the question if you are getting any difficulties, then ask that and clear your difficulty, है ना। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन क्रिएट नहीं करेंगे मुझ तक वो चीज़ नहीं पहुंचेगा कि आपको समझ रहे हो, आप कुछ कर रहे हो या नहीं, है ना, आपको कितनी तकलीफ हो रही है, कितनी दिक्कत हो रही है, तो वो चीज़ आपको मुझे बताना होगा, फिर मैं समझ। So finally, eventually do the practice as more as you can. Download the PDF, ask the doubts. Bye bye. We're gonna discuss in details, है ना, about the sets, subsets, and all those things in the next.